नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। ये भी घटना उसी वक्त की है जब अपराधियों को किसी का डर नहीं था, अपराध अपने चरम पर था। पुलिस के पास भी कोई मॉडर्न गजेट नहीं थे, पुलिस के पास भी कोई ऐसे साधन नहीं थे कि वो किसी की संलिप्तता को 100% फुल प्रूफ इस्टेब्लिश कर सके, और इसी का फ़ायदा पुलिस वाले भी उठा रहे थे और अपराधी भी उठा रहे थे। आज की घटना 10 मार्च 2000 की है, वर्ष 2000 की। थाना है कृष्णानगर, जनपद है लखनऊ। कृष्णानगर में एक मोहल्ला है विजयनगर, नया बसा हुआ मोहल्ला है। वहाँ पर बाल विभाग पुष्टाहार विभाग, एक बाल विकास पुष्टाहार विभाग होता है, जहाँ पर ये बच्चों के खाने पीने की चीज़ें, अब तो ये मिड डे मील चल गया है, इसके पहले मिड डे मील नहीं था जब, तब यहाँ से वो पंजीरी और साबूदाना और जाने क्या क्या, ये बाल विकास पुष्टाहार के माध्यम से जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं उनको सप्लाई किया जाता था। वैसे भी छोटे बच्चों के लिए, जो बहुत छोटे हैं, जिनका विकास होना है, उनको ये सप्लाई किया जाता था। मकान नंबर 18 में सवेरे सवेरे हल्ला हुआ 8 बजे कि वहाँ पर बाल विकास पुष्टाहार विभाग के हेड क्लर्क यानी बड़े बाबू आरपी श्रीवास्तव और उनका नौकर, श्री श्रीवास्तव की उम्र लगभग 45 वर्ष, और उनका नौकर बाबा उर्फ किशोर, जिसकी उम्र लगभग 55 साल, इन दोनों की मकान के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पर निर्माणाधीन कमरा था, हत्या हो गई है। मौके पे इंस्पेक्टर कृष्णानगर पहुंचे। मैं भी जनपद लखनऊ में एसटीएफ के बाद पोस्ट हो गया था, एसपी सिटी था, और बीबी बख्शी साहब उस समय हमारे एसएसपी थे। मौके पर पहुंच के देखा गया कि उस ऊपर नीचे का मकान वेल फर्निश्ड, बहुत अच्छा, और ऊपर निर्माणाधीन थे, 2 कमरे बन रहे थे, किसी में प्लास्टर नहीं हुआ था, फर्श भी नहीं बनी थी। वहाँ एक तखत और एक नीचे खाली जगह थी। कुछ बर्तन नौकर के संभवतः पड़े हुए थे, खाने पीने के, चाय के पुराने कप और गिलास इत्यादि वहाँ पड़ी थी। वहीं पर नीचे नौकर की बॉडी पड़ी थी, उसके चेहरे पर कई जगह, शरीर पर कई जगह खरोंच के और मारपीट से होने वाली चोटों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उसने बदमाशों से संघर्ष किया होगा। उसी के पास में जो मकान के मालिक थे, यानी बाल विकास पुष्टाहार डिपार्टमेंट में कानपुर में हेड क्लर्क यानी बड़े बाबू के पद पर नियुक्त श्री आरपी श्रीवास्तव की भी लाश थी। दोनों की गर्दन में नायलॉन की रस्सियां बंधी हुई थी, बंधी हुई वो भी फंदे की तरह, जैसे जब कोई आत्महत्या करता है उस तरह से फंदे पे बंधी हुई वो दोनों नायलॉन की रस्सियां थीं। कई जगह जो उसे चोट लगी थी, नौकर को, बाबा उर्फ किशोर को, उसकी कई जगह से ब्लीडिंग भी हो रही थी। वहाँ पर 2 स्पेसिफिक चीज़ें दिखाई दी। एक तो ये कि जब उसका ब्लड गिर गया होगा फर्श पे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ब्लड गिरा था, उसके बाद कोई उस पर चला है, क्योंकि एक चप्पल के थोड़े थोड़े निशान, यानी जैसे ब्लड नीचे पड़ा हो या पानी पड़ा हो या रंग पड़ा हो, थोड़ा बहुत कम मात्रा में, और उसके ऊपर आप चप्पल या जूता पहन के जाएं, तो वहाँ से वो इम्प्रेशन आप ले लेंगे, और आगे जब तक वो सोल्यूशन सूख नहीं जाएगा उसके निशान वहाँ पड़ते रहेंगे। उसी तरह ऐसा लग रहा था किसी चप्पल के छोटे छोटे निशान पड़े हुए हैं। दूसरी चीज़, नायलॉन की रस्सी बिल्कुल ताज़ी बाजार से खरीदी हुई थी। ऐसा नहीं था कि घर की इस्तेमाली रस्सी थी और उसमें उनकी गर्दन कसी हुई हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, और तब तक एसओजी रहा करती थी, क्राइम ब्रांच नहीं थी, एसओजी की टीम को भी बुला लिया गया कि आप आकर यहाँ देखें कि क्या हुआ है, क्योंकि सरकारी विभाग का अधिकारी था, सरकारी विभाग का कर्मचारी था, नया बसा हुआ मोहल्ला था। वहाँ पर उनकी पत्नी शशि बाला मिली। शशि बाला ने बताया कि मैं भी बाल विकास पुष्टाहार विभाग में जिला स्तरीय अधिकारी हूँ और बलरामपुर में जिला कार्यक्रम अधिकारी हूँ, बाल विकास पुष्टाहार डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर।
यानी जिला स्तरीय अधिकारी हैं तमाम डिपार्टमेंट के, जैसे पुलिस के एसएसपी होते हैं, रेवेन्यू के डीएम होते हैं, फॉरेस्ट के डीएफओ होते हैं, वैसे ही इस विभाग का जो जिला स्तरीय अधिकारी होता है वो श्रीमती शशि बाला थीं। उन्होंने जो दास्तान बताई वो ये बताई कि कल रात मैं करीब 10:30 बजे बलरामपुर से अपने कार्यालय को बंद करके घर पर यहाँ लखनऊ आई, कृष्णा नगर। मैंने घंटी दबाई, घंटी दबाने पर भीतर से दरवाज़ा नहीं खुला। मैं बगल में जो निर्माणाधीन सीढ़ी थी उससे ऊपर वाले कमरे तक गई। वहाँ से नीचे उतरकर मैंने अपना खाना बनाया, खाया और फिर सो गई। सुबह जब 7:30-8 बजे मैं उठी तो मुझे ये लगा कि अभी तक हमारे पति आरपी श्रीवास्तव नहीं आए। मैं उनको देखने के लिए कि हो सकता है रात में आके खाना खा के सो गए हों, नौकर को जगाने के लिए ऊपर वाले तल पर जो निर्माणाधीन था वहाँ गई तो वहाँ पर एक कमरे में दोनों लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। नीचे आकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए। किसी व्यक्ति ने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और पुलिस आ गई। पुलिस ने आते ही बताया डबल मर्डर है, सभी अधिकारियों को बताया जाए। सीओ कृष्णा नगर को बताया गया, मुझे बताया गया, एसएसपी को बताया गया, डीआईजी रेंज लखनऊ और आईजी जोन लखनऊ को भी बताया गया कि एक डबल मर्डर शहर में हुआ है। उन्होंने ये बताया कि साहब हमारे पति यानी आरपी श्रीवास्तव ये बाल विकास पुष्टाहार डिपार्टमेंट में ही बड़े बाबू थे कानपुर जनपद में। सुबह हम लोग खाना खाकर अपने अपने ज़िलों के लिए निकलते थे। ये कानपुर चले जाते थे, मैं बलरामपुर जाती थी। शाम को दोनों लोग आ जाते थे। जो पहले अगर पति हमारे पहले आ गए तो कभी कभी बना बनाया खाना ले आते थे और कभी वो बाद में आए तो मैं खाना बनाकर दोनों लोग हम लोग खाते थे। लेकिन उस दिन वो नहीं आए। वहाँ पर थोड़ी देर बाद उनके भाई भी आ गए। राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, इनका राम प्रसाद श्रीवास्तव था, उनका राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव था। वो जिला सांख्यिकी कार्यालय में जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं उनके कार्यालय में वो अधिकारी थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब ये शशि बाला जो है, हम लोग सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। सुल्तानपुर शहर में भाई साहब ने यानी आरपी श्रीवास्तव ने एक मकान बनवा रखा था और वो स्वयं वहाँ धम्मौर में पोस्टेड थे बड़े बाबू बाल विकास पुष्टाहार के कार्यालय में। उस समय ये जिला प्रोग्राम अधिकारी थी सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में भाई साहब के बने हुए मकान में ये किराएदार थीं और तभी से मेरे भाई साहब से इनका संपर्क हो गया था। फिर उसके बाद भाई साहब उसको लेकर यहाँ आ गए और ये मकान उसके लिए बनवाया। बतौर पति पत्नी वो यहाँ पर रहने लगे। बड़े बाबू आरपी श्रीवास्तव के पास बहुत पैसा था। आप समझ सकते हो कहाँ से पैसा आया होगा। थे तो बड़े बाबू एक डिपार्टमेंट के, और डिपार्टमेंट भी पंजीरी वाला डिपार्टमेंट, जो पंजीरी का ठेका करोड़ों रुपए का लेता है बच्चों को बांटने के लिए, पौष्टिक पंजीरी बांटने के लिए, साबूदाना बांटने के लिए कि बच्चे जो कम ग्रो कर रहे हैं वो उनकी ग्रोथ अच्छी हो। सरकार की मंशा बहुत अच्छी, डिपार्टमेंट की मंशा बहुत अच्छी, लेकिन ये जो सरकारी कीड़े ऑफिस में बैठ जाते हैं वो उसको कहाँ तक पहुँचा पाते हैं इसका आप सहज अंदाज लगा सकते हैं। आरपी श्रीवास्तव का जब आते जाते वहाँ संबंध हो गया शशि बाला से, अपने मकान में जाते थे, ये वहाँ किराएदार थीं, अब फिर हो गया तो हो गया। उसके बाद उन्होंने जो उन दोनों के बीच बात हुई हो, लखनऊ में विजयनगर में एक मकान बनवाया। नीचे का पोर्शन बिल्कुल तैयार हो गया। शशि बाला और आरपी श्रीवास्तव बतौर पति पत्नी उसी मकान में रहने लगे। पहले वो सुल्तानपुर में थी, बाद में उनका ट्रांसफ़र हुआ और वो जिला प्रोग्राम अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी होकर बलरामपुर चली गईं। मूल परिवार यानी आरपी श्रीवास्तव की पत्नी, एक बेटा और एक बेटी, ये सुल्तानपुर के अपने मकान में ही रहते थे और उनका सारा खर्चा आरपी श्रीवास्तव उठाते थे। बच्चों की फीस से लेके घर के मेंटेनेंस, खाने पीने, सबका खर्चा आरपी श्रीवास्तव ही उठाया करते थे। कहने का आशय ये कि शशि बाला से संबंध होने के बाद, बतौर पत्नी उसको अपने पास रखने के बाद, उसके लिए एक अलग से मकान बनवा देने के बाद भी वो अपने पत्नी और बच्चों से उन्होंने संबंध बनाए रखा और उनकी
जीविका चलाने के लिए समय समय पर वो जो उनको ज़रूरत है वो दिया करते थे। भाई राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने ये बताया कि भाई साहब की पूरी तनख्वाह तो शशि बाला ले लेती थी। उस ज़माने में तनख्वाह, मैंने आपको बताया, अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती थी। वो शुरू हुआ था, वो दौर शुरू हुआ था 98-99 के बाद से अकाउंट्स खोले जाने लगे थे और अकाउंट्स में ट्रेजरी से सीधे पैसा जाने लगा था। लेकिन छोटे डिपार्टमेंट्स और बाकी डिपार्टमेंट से अभी भी ट्रेजरी से कैश अकाउंटेंट ले आते थे, लिफाफा बना के जिसकी जितनी तनख्वाह बनती थी उसको हस्तगत करा दिया जाता था। तो तनख्वाह जब आती थी तो पूरी की पूरी तनख्वाह शशि बाला रख लेती थी और भाई साहब ऊपरी आमदनी से, ऊपर वाले पैसे से वो मकान भी बनवाया उन्होंने और अपनी पहली पत्नी और बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए उनको पैसा भी दे रहे थे। इसी बीच में भाई साहब को ये ख्याल आया कि हमारी ओरिजिनल पत्नी के दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको लखनऊ लाकर अच्छे स्कूल में दाखिला कराकर पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने उस मकान में, जिसमें नीचे के पोर्शन को बनवा के शशि बाला के साथ रहते थे, ऊपर 2-3 कमरे बनवाने शुरू किए। शशि बाला ने जब ये कारण पूछा तो पहले तो कुछ दूसरा कारण बताया, फिर उन्होंने सही कारण बता दिया कि दोनों बच्चों को लाकर यहीं पर रखेंगे। शशि बाला ने इस पर ऐतराज़ किया। शशि बाला ने कहा कि हाँ, आपकी पहली पत्नी नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं रहेंगी, वो सुल्तानपुर में अपनी जगह रहेंगी, दोनों बच्चियाँ यहाँ रहेंगी, उनकी देखभाल और खाने पीने और स्कूल जाने का काम ये सब बाबा करेगा, बाबा हमारा बहुत पुराना नौकर है। लेकिन फिर भी वो इधर उधर की बातें करती रहीं शशि बाला अपने पति आरपी श्रीवास्तव से। भाई साहब ये बताते रहे राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, उन्होंने कहा फिर उसके बाद ये जब भी वहाँ से लौट के आते थे तो उनकी जेब टटोल लेती थी और जो भी जेब में पैसा होता था वो निकाल लेती थी। भाई साहब ने इसका भी तोड़ निकाला। यहीं लखनऊ में रहने वाला, उनके साथ काम करने वाला एक जो पियोन था, दिन की जो ऊपरी कमाई का पैसा था वो पियोन को दे दिया करते थे और पियोन के पास रहता था, उनको जब कहीं कहीं और देना होता था उसको दे देते थे। इस बात पर भी शशि बाला को बहुत ऐतराज़ था। शशि बाला ये कहती थी कि तुम्हारी तनख्वाह के लिए मैं तुम्हारे यहाँ आकर नहीं रुकी हूँ, तुम भी आप बेवकूफ़ समझते हो। मुझे नहीं पता, मैं उसी डिपार्टमेंट में हूँ कि जब बजट आता है तो बड़े बाबू को उसमें कितना कितना हिस्सा मिलता है, किस किस बजट का, ज़िले का जो बजट आता है बच्चों में बांटने के लिए उसका कितना कितना हिस्सा बड़े बाबू रखते हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है। इसी बात पर लगभग रोज़ रोज़ झिकझिक होने लगी। एक डेवलपमेंट इस बीच में और हुआ कि बलरामपुर में जो बड़ा बाबू था उससे शशि बाला के इश्क के चर्चे आम हो गए और किसी ने टेलीफोन करके ये बात बड़े बाबू आरपी श्रीवास्तव को ही बताई कि यहाँ आजकल बड़े बाबू आपकी पत्नी को लेकर या शशि बाला को लेकर खाना खिलाने ले जाता है। आरपी श्रीवास्तव ने भी इस बात पता करना शुरू किया तो ये पता लगा कि कभी कभी लखनऊ में मीटिंग के बहाने या सही में मीटिंग होती थी तो बड़े बाबू ही साथ में आते थे शशि बाला के, और इसी मकान में जो शशि बाला के लिए आरपी श्रीवास्तव ने बनवाया था दिन का समय व्यतीत करते थे। शाम जब ये हो जाता था कि अब अगर वापस जाएंगे तो ये पूछा जाएगा घर पे कि इतना टाइम कहाँ थे, तो लखनऊ से मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो समय लगता था बलरामपुर पहुँचने में, उस समय में वो बड़े बाबू भी वहाँ पहुँच जाया करते थे। उससे बातचीत हो ही रही थी। फॉरेंसिक वालों ने अपना काम किया, तमाम फिंगरप्रिंट जगह जगह से लिफ्ट किए, नायलॉन की रस्सी के जो कट एंड्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफ लिए, उसकी वीडियो बनाई और फिर उन्होंने इस पर काम शुरू किया कि ये जो छोटे छोटे स्पॉट्स किसी जूते या चप्पल के चलने से बने हैं, इनको डेवलप किया जाना चाहिए। हाई रेजोल्यूशन के कैमरे से वो फ़ोटोग्राफ खींची गई, उनको डेवलप करा के तब ले आया गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं आए थे, छोटे छोटे जो मोबाइल फ़ोन आते थे उनके कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी। नोकिया 100 उस समय सबसे प्रचलित
मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, जिसमें टॉर्च भी होती थी, छोटी होती थी। गांव देहात में सबसे अधिक वही इस्तेमाल होता था, लेकिन उसमें सिर्फ कैमरा होता था। कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती। जैसे आजकल एंड्रॉयड कैमरे में आप किसी इस तरह के फुटप्रिंट की फ़ोटो ले लीजिए और उसको ज़ूम करके उसको चाहे जितने पिक्सल तक आप ले जाएंगे, वो फ़ोटो कभी फटेगी नहीं, कभी उसमें डॉट्स नहीं आएंगे। उसको डेवलप किया, बड़ा करके, छोटा करके, उसके प्रिंट, ग्लॉसी प्रिंट जो होते हैं फ़ोटोग्राफ के, वो बनाकर तैयार किए गए। फिर घर में जितनी चप्पल जूते थी, शशि बाला की भी, दोनों मृतकों की भी, उन सब के जो जूते चप्पल थे उनको सॉल्यूशन में डिप करके एक प्लेन पेपर पर उसके इम्प्रेशन लिए गए। शुरुआत में जब आप डिप करके लेंगे तो बहुत साफ़ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे वो सॉल्यूशन की, कलर्ड सॉल्यूशन की मात्रा कम होगी, वो इम्प्रेशन ठीक ठीक आने लगेगा। चूँकि बहुत छोटे छोटे पोर्शन के वो प्रिंट वो थे, इम्प्रेशन थे ब्लड के साथ जूते या चप्पल के, तो उनको कायदे से मिलान कराया गया। और शाम होते होते ये क्लियर हो गया कि ये जो चप्पल शशि बाला इस्तेमाल करती हैं, उसी चप्पल पर, उसी चप्पल के ये निशान हैं, जो हत्या होने के बाद ब्लड ऊपर जब लगा होगा, उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। जब वो बढ़ी होंगी तो कई जगह वो निशान आगे गए हैं। शशि बाला से पूछा गया, शशि बाला तब तक वादी मुकदमा की हैसियत से वहाँ थी कि वो मुकदमा लिखाएंगी। हालांकि बाद में भाई ने उनके, राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव ने मुकदमा लिखाया और मुकदमा भी शशि बाला के विरुद्ध लिखाया। उनको वहाँ थाने पर पूछताछ के लिए रोका गया। जैसे ही फॉरेंसिक वालों ने बताया कि साहब ये इन्हीं के चप्पल के निशान हैं, उनसे पूछा गया कि भाई ये चप्पल ऊपर कैसे पहुँची? आपके हिसाब से तो वो लोग घर में थे नहीं, जैसा आप बता रहे हैं, आपने खाना बनाया, खा के सो गई, सवेरे उनकी लाशें मिली, ये कैसे ऊपर चप्पल? तो उन्होंने कहा साहब हम तो जहाँ चप्पल छोड़ के गए थे वहीं थी ये चप्पल, मुझे नहीं पता, जो आया होगा पहन के गया होगा, आके खड़ा कर यहाँ पर फिर रख गया होगा, कोई चालाक आदमी था जिसने ये सब काम किया है। खैर, उससे ये पूछा गया कि ये जो इनके भाई बता रहे हैं कि तुम्हारी जो झिकझिक होती थी वो किस बात पर होती थी? ऊपरी आमदनी के लिए, एक्स्ट्रा पैसे के लिए, काहे के लिए होती थी? जब तनख्वाह तुम रखी लेती थी तो उसको किस बात के लिए तंग करती थी? उसने कहा साहब उन्होंने मुझसे झूठ बोला था, मुझे ये नहीं बताया था कि उनकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। फिर उनसे कहा गया जब तुम उन्हीं के मकान में किराएदार थी तो तुम्हें ये पता नहीं लग पाया कि उस शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं? इस पर वो चुप हो गई। दूसरा सवाल उससे पूछा गया कि मौके पर जब पुलिस पहुंची तो स्कूटर और मोटरसाइकिल वहां खड़ी हुई थी। बकौल तुम्हारे, जब तुमने घंटी दबाई और दरवाज़ा नहीं खुला तो तुम चढ़ के चली गई। तुमने ये देखा नहीं कि यहाँ पे स्कूटर और मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, स्कूटर और साइकिल पड़ी हुई है? उसने कहा साहब मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी इस तरह की बातों से चीज़ें क्लियर होती चली गईं। और जब फॉरेंसिक वालों ने स्पष्ट बता दिया कि इन्हीं के चप्पल के निशान हैं जो ब्लड स्टेन लेकर कई जगह आगे गए हैं, जबकि उसने साफ मना कर दिया था कि ये चप्पल पहन के मैं वहाँ, उसने दूसरी चप्पल का नाम लिया था कि नहीं साहब मैं तो ये पहनती नहीं हूँ, बहुत ओकेजनली कभी कभी पहनती हूँ, नई है इसलिए हम पुरानी चप्पल पहनते हैं, इस तरह की बातें कही थी। जब ये तय हो गया कि उस मौका वारदात पर थी तो महिला पुलिस कर्मियों ने विशिष्ट श्रेणी की श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी। पूरा प्रेस मौजूद था, महिला थाने में पूछताछ शुरू हुई। और इस तरह के, चाहे वो लोफर टाइप के लड़के हों, सीटियाबाज लड़के हों, या आशनाई में गहरी डूबी इस तरह की लड़कियां या महिलाएं हों, वो बहुत देर तक टिक नहीं पाते। और यही हुआ, शशि बाला बहुत देर तक टिक नहीं पाई। उन्होंने बताया कि मैंने उससे कहा कि तुम ऊपरी पैसे का हिसाब दो, लेकिन वो हमको इधर उधर टरकाता रहा।
सारा पैसा ऊपरी वो अपने इस मकान बनवाने में जो बच्चों के लिए जो ऊपर का हिस्सा बना रहा था बच्चों के लिए और अपनी पत्नी को दे आता था। तो मैं इसकी सैलरी के लिए, सैलरी तो मैं भी पाती हूँ, इसकी सैलरी के लिए इसके लिए इतना परेशान रहती थी कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई, लेकिन फिर भी बाबू के साथ मैं बतौर पत्नी रहती थी और अपने ही बड़े बाबू के साथ। ये बात मैंने उसको बार बार बताई, लेकिन वो झूठ बोलता था और बार बार टरका देता था। मैंने अपने 2 और लोग जो जिनसे मेरे अंतरंग संबंध हो गए थे, उनको ये बात बताई कि मैं परेशान हो गई हूँ, ये रहता मेरे साथ है, एक्सप्लॉइट हमको करता है, पैसा कहीं और उड़ाता है। ये सुनकर वो दोनों ने एक प्लान बनाया मेरे साथ ही बैठकर कि अब की बार जब ये घर आए तो पहले ही हमको बता देना हम लोगों को कहाँ पहुँचना है। घर में लैंडलाइन फ़ोन था, ये बताया कि हम पीसीओ के पास फलां जगह रहेंगे। जब ये घर में आए तो खाने में नींद की गोली या डाइज़ापाम जो भी मिल जाएगा हम दे देंगे, उसे मिला देना। जब ये अच्छी तरह सो जाएगा, अंदाज़ लग जाएगा, दरवाज़ा खोले रहना, हम लोग आ जाएंगे। शशि बाला ने यही किया। घटना वाले दिन वो पहले ही आ गया था। बाबा पहले से घर में मौजूद था। ये भाग के थोड़ा जल्दी गई कि ऐसा न हो बाबा खाना बना ले। बाबा आधा खाना बना चुका था और एक रसेदार सब्जी बना रहा था। शशि बाला ने उससे कहा कि तुम जाओ अपना काम करो, सब्जी हम बना देंगे, हर दिन तुम इधर उधर की सब्जियां बनाते हो। रसेदार सब्जी में मसाला ज़्यादा डाल दिया, तीखा कर दिया, ताकि जब हम दवा मिलाएं तो उसकी किसी तरह से स्वाद में या गंध में फ़र्क न पड़े, कि आरपी को ये पता लग जाए कि इसमें कुछ मिला हुआ है। डाइज़ेपाम की 10 गोलियां उस रसेदार सब्जी के रसे में मिला दी, उसे अच्छी तरह से चला दिया। मैंने बता दिया कि मैं शाम को फलां जगह पार्टी थी या शादी थी या तिलक था, वहाँ से खाना खा के आई हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना खा के ये दोनों सोने चले गए। आरपी मेरे कमरे में सोया और बाबा अपने ऊपर निर्माणाधीन कमरे में, जहाँ उसका रुकने का स्थान था, वहाँ सो गया। करीब 2 बजे के आसपास मैंने दरवाज़ा खोल दिया। 2 बजे के आसपास ये दोनों आशिक मेरे वहाँ आ गए। दरवाज़ा खुला हुआ था, भीतर आए। देखा आरपी श्रीवास्तव सो रहे हैं। उनको छू के देखा, हिला डुला के देखा, मुतमईन हो गए कि अब वो गहरे नींद में हैं, नशे में हैं। दोनों लोगों ने उसको हाथ पैर पकड़कर उसे ऊपर वाले कमरे में ले गए, क्योंकि पहले से उन्होंने देख रखा था निर्माणाधीन मकान में ऊपर 2, उसको चुल्ले कहते हैं, जो हुक होते हैं जिसमें पंखा लटकाया जाता है प्लास्टर वास्टर होने के बाद। वो देख आए थे कि 2 चुल्ले हैं और ये तय किया था कि इनको जब ये सो जाएंगे, रस्सी ले आए थे अपने साथ, उससे गला कस के उसको हम मार देंगे और फिर फंदा बना के गले में उसी हुक में, उसी चुल्ले में लटका देंगे। पुलिस आएगी और ये समझेगी कि कोई वजह थी जी जो इन लोगों ने आत्महत्या कर ली। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, न तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा, न हमारा कुछ बिगड़ेगा। इसको वहाँ ले गए ऊपर इन लोगों ने वैसे ही किया, रस्सी से गला कसा, थोड़ी देर में ठंडा हो गया, उसका फंदा लगाया। फिर उन्होंने कहा कि दोनों को एक साथ ऊपर लटकाया जाएगा, इसलिए इसको भी मारो। बाबा के गर्दन में जैसे ही रस्सी का कसा हुआ, बाबा को होश आ गया, नौकर को। उसने विरोध प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, साथ साथ चिल्लाना भी शुरू किया। बड़ी मुश्किल से दोनों ने उसका मुंह दबाया और उसके सीने पे सवार होकर उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते रहे। थोड़ा हल्ला गुल्ला और उठापटक देखकर शशि बाला भी भाग के नीचे से ऊपर आ गई। शशि बाला ने बाबा का पैर पकड़ा, नौकर का दोनों पैर पकड़ लिया और फिर एक उसके सीने पर बैठ गया और फिर दूसरे ने उसके जो रस्सी के फंदे को तेज खींच के कस दिया। इस पूरी प्रोसेस में सुबह 5 बज गए। मार्च का महीना था।
सुबह जल्दी हो जाती थी। सुबह पौ फटने लगी, यानी हल्की हल्की रोशनी आने लगी। ये दोनों घबरा गए। इन्होंने कहा कि इसको ऊपर चढ़ाने के लिए और रस्सी बांधने के लिए स्टूल और मेज़ की ज़रूरत है। नीचे से वो लाया जाएगा, तब तक और उजाला हो जाएगा, और ऐसा न हो अड़ोसी पड़ोसी देख लें। सटे हुए मकान बहुत ढेर सारे थे और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कहते हुए दोनों वहाँ से भाग निकले। पुलिस ने शशि बाला को गिरफ्तार कर लिया। एविडेंस पुलिस के पास थे, खासकर फॉरेंसिक एविडेंस, जो उसके चप्पलों के ब्लड स्टेन से मिले हुए निशान थे। बाकी उसके 2 आशिकों की तलाश के लिए पुलिस टीम सुल्तानपुर और बलरामपुर भेज दी गई। आज की घटना। शशि बाला जिला स्तरीय अधिकारी थी, बड़ी अधिकारी थी अपने विभाग का। विभाग चाहे कितना भी छोटा हो, अधिकारी वो बड़ी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल अफसर थी। लेकिन पैसों के लिए, लस्ट और प्लेजर के लिए कोई इतना गिर जाएगा, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आपका विजन जहां तक जाता है, ये उससे भी ऊपर चली गई। मैं एसपी सिटी था उस समय, नया नया ज्वाइन किया था। बख्शी साहब एसएसपी थे। उन्होंने कहा जाके देख लो, मिसहैंडल न हो जाए, महिला जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है। मैं गया, इससे पूछताछ हो चुकी थी, सब चीज़ें लिखी जा चुकी थी। इसकी गिरफ्तारी की फ़र्द अरेस्ट मेमो तैयार कर रहे थे लोग। मैंने देखा एक खूबसूरत सी 32-35 साल की औरत बैठी हुई है, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। उसको देखने के बाद, चूंकि सारी बातें मुझे इंस्पेक्टर कृष्णानगर ने बता दी थी कि साहब ये हुआ था, पहले एक बार मैंने उसको देखा और देखता ही रहा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी इस तरह की सीनियर अफसर, सुंदर, पढ़ी लिखी महिला के भीतर इतना विष भरा होगा। इतना विष कि वहाँ किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं लगा कि इसने ऐसा किया होगा। इस तरह की एक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, 3-3, 4-4 मर्दों को साध लेना, सबसे अलग अलग संबंध रखना, मर्डर का प्लान बनाना और फिर एग्जीक्यूट कर देना, ये सोच के आज भी सिहरन हो जाती है मेरे शरीर में। और शायद इसी तरह की महिलाओं के लिए इतिहास में विष कन्याओं का जिक्र है, अटा पड़ा है, भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में और उसके पहले भी विष कन्याओं का जिक्र है। हालांकि वो विष कन्याएं विष धीरे धीरे शरीर में डालकर तैयार करती थीं, और जैसे ही वो पुरुष के संपर्क में लाई जाती थीं, अपना वो जहर पुरुष को ट्रांसफ़र कर देती थीं, और धीरे धीरे जिस पुरुष को उन्हें मारना होता था या जिसको वो विष ट्रांसफ़र करती थीं, वो स्लो पॉइजन से धीरे धीरे मर जाता था। लेकिन वर्तमान में ये विष कन्याएं शशि बाला की तरह ही हैं। उस विषकन्या और इस विषकन्या में कोई अंतर नहीं है। इतिहास में यह कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान जब दुनिया फतह करने के लिए निकला, तो उसके गुरु अरस्तु ने उसे कहा कि भारत और आसपास की विषकन्याओं से सावधान रहना, कभी उनके संपर्क में मत आना। विषकन्याएं भारत और उसके आसपास तैयार की जाती हैं, इसी पर्पस के लिए तैयार की जाती हैं। दासियां तुम कहीं और की बना लो, लेकिन दासी के चक्कर में विषकन्याओं में के लपेटे में आ गए तो बचोगे नहीं। और सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया की पूरी फतह, और ख़ासकर जब इस महाद्वीप में था, वो हमेशा इस तरह की कन्याओं या विषकन्याओं से दूर रहा, अपने गुरु के आदेशों का पालन किया। इसी तरह चाणक्य ने 340 से 293 यानी 293 BC में अर्थशास्त्र में विषकन्याओं का जिक्र किया है। उसी में जिक्र आता है
कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में चाणक्य ने उनको ये सलाह दी थी कि अपने राज में विषकन्याओं को तैयार करें, क्योंकि विदेशी आक्रांता जब यहाँ आएंगे तो वो कन्याओं पर झपटेंगे। उन्हीं के बीच में विषकन्याओं को मिलाकर दुश्मन को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। तीसरी जो इतिहास में जो वर्तमान में है कि नृत्य गीत के देवता, इतिहास का ही है, नृत्य गीत के देवता गंधर्व की पत्नी सुकन्या भी विषकन्या थी। सुकन्या का जहाँ जहाँ जिक्र है ये बताया गया है कि ये विषकन्या थी, तैयार की हुई विषकन्या थी। वर्तमान में 2009 में एक किताब पब्लिश हुई, विषकन्या अनकहे रहस्य। लेखिका थी विभा राठी। तहलका मचा दिया। विषकन्याओं के बारे में जो इन्होंने जानकारी दी, पुरातन और वर्तमान एग्जाम्पल्स के साथ हलचल मच गई। और बॉलीवुड की पहली फिल्म विषकन्याओं पर 1943 में बनी, जिसमें विषकन्या का रोल फेमस कैरेक्टर एक्टर लीला मिश्रा ने किया था। इसके जो एक्टर्स थे, जो इसमें कलाकार थे, सुरेंद्र, साधना बोस, पृथ्वीराज कपूर, कमला, लीला मिश्रा, सुलोचना और ब्रिजमाला। मैंने बड़ी कोशिश की कि इस फिल्म को नेट पर ढूंढूं, मुझे नहीं मिली। एक गाना सिर्फ इस फिल्म का मिला मुझे, जो शायद के.एल. सहगल का गाया हुआ है या उन्हीं के समकक्ष उसी तरह की वॉइस वाले किसी गायक ने गाया है। वो लिंक आज मैं शेयर करूंगा, आप भी सुनिएगा। लेकिन ये लीला मिश्रा जिसमें विषकन्या बनी होंगी, क्योंकि लीला मिश्रा को तो हम लोगों ने शोले में मौसी की तरह देखा है अपने ज़माने में, यानी 43 में वो विषकन्या का रोल अगर किया है तो फिल्म देखने लायक होगी। अगर किसी को इसका लिंक मिले आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, मैं भी देखूंगा। तो लब्बो लवाब ये कि ऐसी विषकन्याओं से सावधान रहने की ज़रूरत है, वरना वही हश्र होगा जो आरपी श्रीवास्तव का हुआ। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत हैं और आपके दिमाग में कुछ और है तो हमें मेल करके ज़रूर अवगत कराइएगा। मेरी मेल आईडी हमेशा की तरह rajeshpande61@gmail.com है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।